Hello students, this is your English teacher Anuradha Dubey, and today I am going to teach you a very important topic of long composition, that is article writing. The question of article writing is supposed to appear from class 6th to 12th, and the purpose behind writing an article is to create a difference among the masses on a given topic, where writer is supposed to express his views or feelings on a given topic or an issue. An article is the piece of writing covering the aspects, a topic, an issue, social problem for a newspaper or a magazine. The marking scheme of this question is like this. जब फॉर्मेट के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, कंटेंट जो होता है उसके लिए 4 मार्क्स मिलता है, और एक्सप्रेशन जो है उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलता है. तो इस तरीके से टोटल वैल्यू जो इस क्वेश्चन की होती है वो 10 मार्क्स होती है, जो कि बहुत अच्छी है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का आता है. तो आउट ऑफ 80 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कितना सिग्निफिकेंट है ये यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. So before moving ahead and learning how to write an effective article, we should keep some points in mind. The first one is study carefully the hints एंड पॉइंट्स गिवन इन द वर्बल इनपुट. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो टॉपिक आपको लिखना होता है, जो आर्टिकल आपको लिखना होता है, उससे रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड इन योर वर्बल इनपुट दैट हैज़ बीन गिवन टू यू. दैट मीन्स द क्वेश्चन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज इन वाइल राइटिंग एन आर्टिकल. Next is arrange the hints given in the order you want to develop them for the article. तो जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा और उसमें जो हिंट्स दिए हुए थे उन हिंट्स को आप इस ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए जिस ऑर्डर में आपको उनको अपने आर्टिकल में यूज़ करना है. तो यू कैन डू दिस वर्क रफली ऑन द बैक साइड ऑफ योर कॉपी. If you have new ideas or views about the issue, note and organize them properly. तो पहले आपने वो इन्फॉर्मेशन अरेंज कर ली, वो हिंट्स ले लिए जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वर्बल इनपुट में दिए हुए हैं. इसके बाद आपको क्या करना है, उसी टॉपिक या उसी इशू पर, उसी आइडिया पे अगर आपके खुद के कुछ इंडिविजुअल व्यूज़ हैं तो आप उनको भी नोट कर लीजिए और उनको भी बाद में ऑर्गेनाइज कर लीजिए. नेक्स्ट इज पुट योर आइडियाज अंडर डिफरेंट मेन हेडिंग्स. अभी जैसा आपने नोट मेकिंग में किया था कि एक मेन हेडिंग होती है और उसके कुछ सब पॉइंट्स होते हैं. दैट मीन्स कि जब भी कोई पैराग्राफ होता है तो उस पैराग्राफ में जो ओपनिंग लाइन होती है, आगे वाले जो लाइंस होते हैं उस ओपनिंग लाइन को ही सपोर्ट करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं. तो आपको अपना आर्टिकल लिखते समय भी यही पैटर्न फॉलो करना है. तो आपने जो पहली लाइन जो आप लिखेंगे अपने पैराग्राफ की, उसमें आप उसको आप एक मेन हेडिंग के रूप में अरेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हैं यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स इन एजुकेशन, तो और आपने पहला जो सेंटेंस यूज़ किया है तो आप ऐसे कर सकते हैं, देयर आर मैनी एडवांटेजेस इन द मॉडर्न सिनेरियो रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स. ठीक, और इसके बाद फिर आप अलग अलग तरीके के यूजेस जो हैं वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट एंड अरेंज योर आइडियाज़ इन अ लॉजिकल मैनर. तो जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो आपने रफली लिखे हुए हैं, जिनको आपने पॉइंट में बनाया है, उनको आप कोऑर्डिनेट करिए. ठीक है, कई सारे हिंट्स ऐसे हो सकते हैं जो एक ग्रुप में या एक हेडिंग में काम आ सकते हैं, तो आप उनको इस तरीके से अरेंज करिए कि वो लॉजिकल लगे. नेक्स्ट इज एड सम पॉइंट्स टू द मेन पॉइंट. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपने एक पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस को मेन पॉइंट की तरह रखा है तो आगे के सेंटेंसेस जो हैं वो इस तरीके से फ्रेम करिए कि उस मेन पॉइंट के वो सब पॉइंट लगे. दैट मीन्स द other lines should be supporting the main line, the first line of the paragraph. As I gave you the example, if you are writing about the uses of mobile phone and you have in the very first line you are writing about that there are many advantages related to the uses of mobile phone in the modern scenario, तो आगे के lines में आप उन uses को describe कर सकते हैं. राइट.
सब्सटेंशिएट और डेवलप ईच पॉइंट इन सिस्टमैटिक और लॉजिकल मैनर। उसके बाद हर पॉइंट को सिस्टमैटिकली और लॉजिकली, ऐसे नहीं कि कुछ भी आपके मन में आया और आप लिखे जा रहे हैं। लॉजिकली मीन्स यू कैन गिव एग्जाम्पल, यू कैन गिव स्टैट्स, यू कैन गिव डेटा, यू कैन गिव सम रेफरेंशियल स्टोरी, रेफरेंशियल कमेंट्स एट्सेट्रा सपोर्टिंग योर आइडिया। सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट इफ़ यू आर राइटिंग ऑन अ डिबेटेबल पॉइंट। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सपोज करिए आप किसी ऐसे टॉपिक पर लिख रहे हैं जो डिबेटेबल है, जिस पर किसी और के दूसरे व्यूज़ भी हो सकते हैं, तो उस केस में आप अपने व्यूज़ को बहुत ही सब्सटेंशियल फॉर्म में रखिए, यानी एग्जाम्पल दे के किसी भी तरीके से आप अपने व्यूज़ जो रख रहे हैं उनको प्रूव करिए। यू कैन यूज़ द अदरवाइज व्यूज़ एज वेल। इंट्रोड्यूस द टॉपिक, मेन आइडिया और मेन इशू इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि आपका जो आर्टिकल होगा वो किसी टॉपिक पे हो सकता है, किसी आइडिया पे हो सकता है या किसी इशू पे हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी वेरी फर्स्ट सेंटेंस में क्लियर हो जानी चाहिए। आपको ये क्लियर करना होगा कि आप किस बारे में लिखने जा रहे हैं। आर्टिकल मस्ट एंड विद द कंक्लूजन ऑन द टॉपिक और द इशू। और सबसे लास्ट में ओपनिंग लाइन की बात होगी कि ओपनिंग लाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए आपके टॉपिक को। वाइल रीडिंग द वेरी फर्स्ट लाइन द एग्जामिनर शुड हैव एन आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द फर्दर लाइन्स ऑफ एन आर्टिकल. Similarly, when you are writing the last line of the passage, last line of the article, the examiner must have an idea that you have said, you have written what you were having or what you intended to convey. तो जो कुछ आप कहना चाहते थे वो आप कह चुके हैं, ये आपके लास्ट लाइन से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तब आप अपने आर्टिकल को इस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ऑन द टॉप यू विल राइट द टाइटल और द हेडिंग। ये जो टाइटल या हेडिंग है, मे बी इट इज़ गिवन इन योर वर्बल इनपुट, दैट इज़ द क्वेश्चन। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ वर्बल इनपुट दिया हुआ है और आपको खुद ही फाइंड आउट करना हो कि उस पर बेस्ड आपका टाइटल या हेडिंग क्या हो सकता है। तो आप उस टाइटल या हेडिंग को अट्रैक्टिव और कैची बना के लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं पॉल्यूशन द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ इंडिया, राइट। तो इस तरीके से आप टाइटल को लिख सकते हैं अट्रैक्टिव बना के। और एक्सप्लेन भी करना चाहिए। टाइटल जो है उससे आइडिया, इट शुड बी वेरी सजेस्टिव। Title should give an hint what you are going to write in the article and it should be based on the theme also. तो इस तरीके से आप टाइटल लिखेंगे और टाइटल के लिए वही चीज़ें ध्यान में रखेंगे जो आपने नोट मेकिंग के समय पर टाइटल लिखने में ध्यान रखी थी। दैट मीन्स योर टाइटल शुड नॉट बी लेस देन 2 words और more than 5 words. The first letter of each word should be in capital letter and your heading should be highlighted properly. तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं अच्छे से लिखने के बाद। इस आर्टिकल के इस हेडिंग के जस्ट नीचे आप लिखेंगे बायलाइन। Byline means the name of the writer that will be given in your verbal input only. आपको क्वेश्चन में ये नेम ऑफ द राइटर मिलेगा तो वो आप बाय लिख के टाइटल के जस्ट नीचे उसका नाम लिख देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जो मेन ये बॉडी है आर्टिकल की, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, since you have started writing your article, you must be very specific and elaborative about the theme, the topic, the issue, the subject of the topic you are covering in your
टाइटल। तो शुरू में ही आपको बिल्कुल क्लियर कर देना होगा कि आप किस बारे में लिखने जा रहे हो। आप कोई कोटेशन यूज़ कर सकते हो टू मेक योर इंट्रोडक्शन मोर इफेक्टिव। आप कुछ फैक्ट्स या रिपोर्ट्स से भी शुरू कर सकते हो। न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, अगर सपोज करिए किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, आप उससे शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्टैट्स है आपके टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो डाल सकते हो। आप सपोज करिए चाइल्ड लेबर पर लिख रहे हैं तो आप चाइल्ड लेबर पे से रिलेटेड स्टैट्स लिख सकते हैं कि पर ईयर कितने बच्चों को जो है वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर बाहर निकाला जाता है। ये सब करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आएगा दूसरा पैराग्राफ। इस दूसरे पैराग्राफ में यू विल डेवलप योर टॉपिक। इस डेवलप करने के लिए आप वेरियस एस्पेक्ट्स को उठाएंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई नया इशू है, तो आप उसके मेरिट्स या डिमेरिट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न है तो आप इसके मेरिट्स या डिमेरिट्स दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद सपोज करिए कोई सोशल इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिविक प्रॉब्लम है, तो यू कैन राइट कॉजेज़ एंड इफेक्ट। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, तो आप उसके कॉजेज़ भी लिख सकते हैं, इफ़ेक्ट्स भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी कोई इशू हो सकता है जिससे रिलेटेड आप उसके एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। सपोज करिए कि बात हो रही है ग्रेडिंग सिस्टम की तो आप उसके एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। कोचिंग क्लासेस की, ऑनलाइन क्लासेस की, तो आप उसके एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से कोई ऐसा चीज़ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन फॉर स्टूडेंट्स। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो यू कैन कवर बोथ द पॉइंट्स और टेक इट आइदर वन ऑफ देम। नेक्स्ट पैराग्राफ में वी विल ट्राई टू सम अप अवर आइडियाज़, और ये सम अप करने के लिए यू विल गिव योर ओपिनियंस। उस टॉपिक से रिलेटेड आप अपने ओपिनियंस डालेंगे, अपने कमेंट्स डालेंगे, अपने रिकमेंडेशंस डालेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। सपोज करिए कि बहुत ज़्यादा लॉफुल अथॉरिटीज़ जो हैं वो नेग्लिजेंट हो रहे हैं और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपकी सोसाइटी में, तो आप रिकमेंडेशंस डाल सकते हैं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फिर से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ऐसे ही आप सॉल्यूशन बता सकते हैं कि आपके यहाँ पॉल्यूशन बहुत है तो आप पॉल्यूशन को रोकने के सॉल्यूशन बता सकते हैं। कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं अपने टॉपिक को प्रिवेंट करने के लिए, अपने प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए। तो इस तरीके से आप थर्ड पैराग्राफ में सम अप करेंगे और लास्ट पैराग्राफ में यू विल कंक्लूड योर टॉपिक। और ये कंक्लूड करने के लिए यू कैन एक्सप्रेस होप, you can give warning, you can make an appeal and you can give a call for action। तो सपोज करिए कि हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो आप लास्ट ऐसे कर सकते हैं, आई होप दैट ह्यूमन विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्राई टू सेव प्लेनेट अर्थ। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिमेंबर if the present situation continues, the existence of the whole world is in danger। आप अपील कर सकते हैं, I appeal from all the human beings to realize their responsibilities and make concerted efforts to save our earth। और आप call for action भी कर सकते हैं that this is the time that all of us should get united and bear our responsibilities of being a good citizen of nation of our planet। तो इस तरीके से आप अपने अपने आर्टिकल को एंड कर सकते हैं और ये इतना कंक्लूसिव होगा कि एग्जामिनर को तुरंत आइडिया हो जाएगा कि जो कुछ भी आपको कहना था वो आप अपने ऊपर पैराग्राफ्स में कह चुके हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है तो आप कम से कम 4 पैराग्राफ्स में इसको ड्राफ्ट ज़रूर करेंगे। भले ही आपका हर पैराग्राफ जो है वो 4-5 लाइंस का से ही कंसिस्टेड हो, उतना ही लाइंस उसके अंदर हो, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में इफ़ेक्टिवली अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे और 4-5 सेंटेंस का एक पैराग्राफ बना के आप पैरा चेंज करेंगे और जैसे इसमें हमने अपने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया है उसी हिसाब से अपने आर्टिकल को फ्रेम करेंगे।
और कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है, आपका बोर्ड की कॉपी का कम से कम 2 पेजेस जो हैं वो कवर होने चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप अपने आर्टिकल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक टॉपिक ले लेते हैं, द मीनेस ऑफ करप्शन इन इंडिया, और मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपका आर्टिकल जो है वो दिखना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हमने टॉपिक लिया है मीनेस ऑफ करप्शन इन इंडिया। तो मीनेस का एम, करप्शन का सी, इंडिया का आई कैपिटल में है। हमने उसको थोड़ा ब्रॉड किया है, थोड़ा हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है। उसके जस्ट नीचे हमने बाई लाइन लिखा है, वॉट एवर द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन यूज इट, बाय अनुज। इसके बाद हमने हमारा टॉपिक जो है, जो इशू है हमारा करप्शन, उससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस कोटेशन है मिस्टर कॉल्टन की जो हमने यूज़ करी है, करप्शन इज़ लाइक अ बॉल ऑफ स्नो वंस इट्स सेट अ रोलिंग इट मस्ट इंक्रीज। तो इस तरीके से जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप एक कोटेशन ले लेंगे और उसे इस तरीके से लिखेंगे कि वो आपके इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा अलग रहे, ताकि एग्जामिनर की नज़र में तुरंत आ जाए। यू कैन यूज सम अदर कलर ऑफ पेन ऑल्सो टू गेट इट हाईलाइटेड। इसके बाद हम अपने मेन कंटेंट पे चलते हैं और इंट्रोडक्शन लिखते हैं। सो इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया, व्हाट इज करप्शन। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस द एग्जामिनर हैज एन आइडिया दैट यू आर गोइंग टू हिट हार्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ द इशू. It is basically the act of bribery and fraud for indulging in unfair practices to fulfill personal benefits. So you have given the answer in the very first line. What is corruption? This evil is present in the society since time immemorial. This evil has gone into almost every sector and has become a challenging menace to deal with. So you can see there are 3 sentences, 4 sentences only, and your paragraph of introduction is ready. Now let's move on to the second paragraph, that is the description. If we analyze the cause of corruption, as I told you, you can discuss causes and effects, advantages and disadvantages, merits and demerits. So let's take the causes. If we analyze the cause of corruption, the prominent factor responsible for corruption are lust for power, money, property and prestige. It acts as a ladder of success through which people, sometimes even the undeserving ones, reach the top using undue favors and means disregarding the norms and regulations. Corruption is rampant in many forms like nepotism, dereliction of duty, wastage of public property and resources, getting admissions and job. Now, in this paragraph we have discussed both the causes as well as the effects and forms of the corruption. So in this way हमने description वाले paragraph को तैयार किया है. Now let's move on to the next paragraph, that is the summing up paragraph. So we have covered almost all the point we have that we had ticked out, we had noted. So here we are trying to coordinate all those ideas. Corruption has weakened the foundation of governance and social structure. CWG, Adarsh Society, chit fund, fodder scam, money laundering, etc. are some of the shameful instances of corruption, defaming the image of our great country on global scenario. Now we are substantiating our topic by giving some concrete examples. All these cases have been a result of utmost lust of some politicians, violating the rights and privileges of common public. Being the youth of India, we should get united and act fast to make our country corruption free. The campaign led by the famous social activist Anna Hazare for Jan Lokpal Bill is one of the biggest movement against corruption in the history of India. From common college youth to celebrities join hands and
showed that now India will follow zero tolerance policy towards corruption. So we have given some suggestions also how we can do the attack on this corrupt system. Now moving to the last paragraph. Corruption starts from bottom and like termites eats up the solidarity of a nation up to the top. It can be curbed at the ground level itself. There should be a monitoring committees. Now some more suggestions are there. There should be a monitoring committee with excellent vigilance to keep a check on corrupt officers. There should be strict penalty for corrupt people. The government should strengthen the laws against giant corruption defaulters like Nirav Modi, Vijay Mallya, etc. Now we are trying to make our content more relevant and based on facts and ensure a fair and corruption free governance. I hope with the joint and concerted efforts of public and the government, our India will one day set an example to the world and become an absolute corruption free country. Now the concluding sentence, we have expressed hope. I hope that one day India will become a करप्शन फ्री कंट्री. तो इस तरीके से हमने अपने आर्टिकल को कंक्लूड किया है. तो इसी तरीके से जो भी आपका टॉपिक है उसको आप ले सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिवली ऊपर टाइटल लिख के, टाइटल के बाद बाई लाइन लिख के, बाई लाइन के बाद अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ सम स्टैट्स, सम फैक्ट्स और सम कोटेशन. इसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे. उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में आप अपने पॉइंट्स को और इलैबोरेट करेंगे, सम अप करने की कोशिश करेंगे और लास्ट पैराग्राफ में बहुत ही इफेक्टिवली आप अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे. नाउ आई होप कि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे.